दोस्तों, सोने की चिड़िया यानी भारत एक ऐसा देश जिसे सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत की खोज को लेकर देश विदेश में कई अफवाहें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुर्तगालियों ने भारत की खोज की थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने भारत की खोज की थी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सच जिस पर आज के समय में भी सभी के लिए यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, वो ये कि भारत की खोज किसी भी विदेशी द्वारा नहीं की गई थी और इस पृथ्वी पर भारत देश विश्व का सबसे पहला और प्राचीन देश है। आज के समय में जिस भारत को हम नक्शे में देखते हैं वो प्राचीन भारत के मुकाबले बहुत छोटा है। आपको बता दें कि हमारा देश भारत आज से हजारों साल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से पुराने समय में विदेशी यात्री भी अक्सर भारत आते रहते थे और भारत की सुंदरता और शिक्षा को देखकर यहाँ बसना चाहते थे। मुगलों और तुर्कों ने भी भारत की समृद्धि को खत्म करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर भी इसके बाद भारत कई देशों में बढ़ता चला गया और आज हम जिस भारत को देखते हैं वो पुराने भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भारत की खोज कब और कैसे हुई, तो इस सवाल को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत की खोज सबसे पहले आर्य समाज के लोगों ने की थी, जिस वजह से भारत को अपने पुराने समय में आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम भारत पड़ा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, जिस वजह से भारत की संस्कृति को और सभी देशों के मुकाबले सबसे पुराना माना जाता है। जब इस दुनिया में किसी भी देश का जिक्र नहीं आता था, उसके कई साल पहले भी भारतीय लोग सुख शांति भरा जीवन जीते थे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि भारत की खोज स्वयं ईश्वर ने की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जिक्र खुद कई भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिस वजह से ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत में सनातन सभ्यता भी आज से लगभग अरबों साल पुरानी है और वेदों के अनुसार भारत को आर्यों की भूमि भी कहा गया है, जिस वजह से भारत का नाम आर्यवर्त पड़ गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास के मुताबिक हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज साल 1498 में वास्को ड गामा ने की थी। बताया जाता है कि उस समय जहाज और एरोप्लेन जैसे कोई साधन यात्रा के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से पश्चिमी और यूरोपीय देश भारत के बारे में बहुत कम ही जानते थे। उस समय बहुत सारे यूरोपीय देश तो ऐसे भी थे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि इस पृथ्वी पर कोई और देश है या नहीं, या फिर उनके अलावा कोई दूसरी मानव सभ्यता भी पृथ्वी पे मौजूद है या नहीं। फिर लगभग 1498 ईस्वी की बात है जब एक पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा अपनी समुद्री यात्रा पे निकला था, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करने के दौरान उसे ये पता नहीं था कि वो भारत के समुद्री तट कालीकट पे आ चुका है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उस समय कहाँ था, लेकिन बाद में भारतीयों से पता करने के बाद उसे ये पता चला कि वो भारत की जमीन पे खड़ा हुआ है। इसलिए वास्को ड गामा के लिए ये बिल्कुल नया देश था। दोस्तों, इसी वजह से हमें अभी तक इतिहास के पन्नों में यही पढ़ाया गया है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि हकीकत तो ये है कि पुर्तगाल और यूरोपीय सभ्यता का भारत से काफी लंबे समय बाद जिक्र आया था। दोस्तों, वास्को ड गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, उसने भारत को पहली बार देखा था। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि भारत इससे पहले कभी था ही नहीं। वास्को ड गामा जब पहली बार भारत आया तो उसने भारतीय संस्कृति, रहन सहन, धन और भोजन के बारे में अपने देश के लोगों को बताया, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भी भारत से ही व्यापार करने की सोची। दोस्तों, यूरोपीय देशों का व्यापार पहले तो अरब देशों से हुआ करता था, लेकिन अरब देशों के लोग अपने मिर्च मसाले आदि की जरा सी भी जानकारी यूरोपीय देशों को नहीं देते थे, जैसे कि वो ये मसाले कहाँ से लाते हैं या फिर उनका उत्पादन कैसे करते हैं। अरबियों की ये गुप्त नीति धीरे धीरे यूरोपीय देशों को समझ में आने लगे थे। यूरोपीय देशों के व्यापारी अरब के पार मौजूद पूर्वी देशों से ज्यादा अधिक परिचित नहीं थे, इसलिए यूरोपीय देश इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि दुनिया में भारत नाम का भी कोई देश है। उस समय भारत उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय की पहाड़ियों और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, जिस वजह से उस जमाने में किसी भी देश के लिए भारत आना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इनमें से पहला रास्ता यूरोप के लिए रूस से चीन होते हुए म्यांमार से भारत आना था, जो कि अंदाजे से ही बहुत ही लंबा और मुश्किलों भरा था। और दूसरा रास्ता था यूरोपीय पहले अरब से होते हुए ईरान जाएं, फिर भारत आएं। लेकिन अरब के लोग इस रास्ते से जाने की इजाजत किसी को भी नहीं देते थे और उसे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रखते थे, क्योंकि अरब अगर ऐसा करता तो उसका यूरोप से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता। अब तीसरा रास्ता था यूरोप के लिए समुद्री मार्ग। ये रास्ता भले ही चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन किसी भी देश का एहसान लेने से तो ठीक था। इसी वजह से जब वास्को ड गामा इस रास्ते के जरिए भारत आए तो भारत पूरे विश्व में व्यापार के मामले में प्रसिद्ध हो गया। अब दोस्तों, ये बातें सुनकर शायद आप लोगों को ये भले ही लग रहा होगा कि हाँ, सच में वास्को ड गामा ने ही भारत की खोज की, लेकिन हम आपको फिर से बोल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वास्को ड गामा ने सिर्फ यूरोप से भारत आने वाले एक समुद्री रास्ते की खोज की थी और यहाँ आकर उसे ये पता चला कि भारत नाम का भी इस दुनिया में कोई देश है। वास्को ड गामा 8 जुलाई साल 1497 को लिस्बन से 4 जहाजों के साथ निकला और लगभग 1 साल तक का लंबा सफर तय करते हुए 20 मई साल 1498 को समुद्र के रास्ते केरल के कालीकट पे पहुंचा, जहां उसने भारत को पहली बार देखा था। दोस्तों, वास्को ड गामा ने यहाँ आकर भारत को पहली बार देखा था, जिस वजह से इतिहास के पन्नों में हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्को ड गामा ने की थी। लेकिन ये बात पूरी तरह झूठ है,
क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वास्को डी गामा के भारत आने से पहले दुनिया में भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वास्को डी गामा ने पहली बार भारत आकर यूरोप और वहां रहने वाले लोगों के लिए भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोज लिया था। और वास्को डी गामा का भारत आने के लिए रास्ता खोजना यूरोपियों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वास्को डी गामा के रास्ता ढूंढने के बाद यूरोपीय देशों के लोग जगह जगह से भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। साल 1499 तक भारत पूरी तरह से दुनिया की नजरों में आने लगा। वास्को डी गामा ने यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन के लुटेरों के लिए भारत आने का इतना अच्छा रास्ता खोज लिया था कि वो लोग भारत में आते तो व्यापार के लिए ही थे, लेकिन यहाँ के रहन सहन और संस्कृति को देखकर वो यहीं बस जाते थे और साथ ही साथ यहाँ रहकर वो भारत के लोगों को व्यापार में बेवकूफ बनाकर लूटते थे। यूरोपीय लोगों की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत पर कब्जा करने की कोशिशें और भी ज्यादा बढ़ने लगीं, जिस वजह से हजारों सालों तक हमारा भारत गुलाम रहा। दोस्तों, भारत देश कभी भी गरीब देश नहीं था, बल्कि इसे गरीब बनाया गया। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे देश पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं की, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए। और यही वजह है कि आज हमारा भारत प्राचीन भारत के मुकाबले नक्शे में बहुत छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, हम सभी लोग बचपन से भारत को सोने की चिड़िया सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि पुराने समय में भारत के अंदर बहुत सारा धन और खजाना मौजूद था और करीबन 1600 ईस्वी के आसपास भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 1305 अमेरिकी डॉलर हुआ करते थे, जो कि उस जमाने में अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन जैसे कई देशों से भी ज्यादा थे। और भारत की यही संपत्ति ही विदेशी हमलों का सबसे बड़ा कारण बने थे, जिस वजह से विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने हजारों सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा था और अपार धन दौलत इस देश से लूट कर जाते रहे। दोस्तों, जो हमारा प्राचीन भारत था वो अनाज, मसाले आदि जैसे कई खाद्य पदार्थ, हीरे और रत्नों के उद्योग में सबसे आगे हुआ करता था और इसी वजह से भारत उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। आज के समय में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत अपने पुराने समय में केवल मसालों के व्यापार में ही सबसे आगे था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत पुराने समय में मसालों के अलावा और चीजों के व्यापार में भी सबसे आगे था। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि भारत में हजारों वर्षों तक मुगलों ने भी शासन किया, जिससे भारत की जीडीपी में काफी गिरावट आई और उसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत को काफी लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा और लूटते रहे। लेकिन जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तब भी भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में 5वें स्थान पर था। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि भारत के कई मंदिरों में आज भी इतना ज्यादा खजाना देखने को मिलता है, जिससे बुर्ज खलीफा जैसी कई इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। इस हिसाब से दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि एक बार फिर ऐसा समय आएगा जब लोग भारत को सोने की चिड़िया बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में अगर ऐसे ही राजनीति चलती रही तो हमारा ये ख्वाब शायद एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।